6। नाम भुजंग पालेकर, पद एसएचओ जोरबाग थाना, उम्र 50 साल, कद 6 फुट 2 इंच, रंग सांवला, जिस्म गठीला व चाक चौबक, तनी हुई लंबी घनी मूंछों और रोबदार चेहरे का मालिक। पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी उस पर खूब फबती थी। काफी सोचने और हौसला जुटाने के बाद वो बैरागी की कोठी पर पहुंचा और बैरागी से मिलने का अपना इरादा जाहिर किया। वह चूंकि पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में पुलिस जीप में आया था, इसलिए बैरागी की इजाजत पर उसे बाअदब कोठी के सजे धजे ऐश्वर्यपुर ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया गया। लेकिन बैरागी का इंतजार खत्म करने में उसके दांतों तले पसीना आ गया था। दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी उसे याद नहीं पड़ रहा था कि पहले कभी किसी का इतना लंबा इंतजार किया था। कोठी के नौकरों या बैरागी के सहयोगियों में किसी से भी जबरदस्ती करने की उसकी मजाल नहीं हो सकती थी। बैरागी कोई आम या मामूली आदमी जो नहीं था। और भी ज्यादा बुरी तरह वह इस बात पर खौल रहा था कि इतनी देर बाद भी किसी कमबख्त ने उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा था, जबकि यदि वो किसी आम आदमी की चौखट पर गया होता तो अब तक मिठाई और ठंडे गरम की दुकान सजा दी गई होती। अंततः 45 मिनट के लंबे और उबाऊ इंतजार के बाद उसकी मुराद पूरी हुई, अर्थात बैरागी के दर्शन हुए। उसने खड़े होकर बैरागी का अभिवादन किया। बैरागी ने धीरे से अपने दाएं हाथ को थाम दिया। भुजंग समझ नहीं सका कि यूं उसने उसके अभिवादन का जवाब दिया था या अपनी नाक पर बैठी मक्खी उड़ाई थी। उसके बाद वो चुपचाप भुजंग के सामने कांच की सेंटर टेबल के पार पड़े सोफे पर बैठ गया था। भुजंग भी वापस अपनी जगह पर बैठ गया। मेरा नाम भुजंग पालेकर है, उसने बैरागी को अपना परिचय दिया। जोरबाग थाने में एसएचओ हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? बैरागी ने सीधा सवाल किया। अपनी मर्जी से तो नहीं आया जनाब, नौकरी खींच लाई, जिसका कि तुम्हें भारी अफसोस मालूम पड़ता है। बात ही कुछ ऐसी है, मुद्दे पर आओ। वहीं आ रहा हूँ जनाब, वो हिचकिचाता सा बोला। मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके खिलाफ मेरे पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। बैरागी की मोटी और सफेद भवें उठी। उसने अविश्वास भरे भाव से भुजंग की तरफ देखा। मुझे मालूम है जनाब कि ऐसा करके किसी ने आपकी शान में जानबूझकर गुस्ताखी की है। भुजंग चिकने चुपड़े स्वर में कहता चला गया। आपकी शख्सियत पर बट्टा लगाने की कोशिश की है। इतना जानने के बावजूद तुम मेरी शख्सियत पर बट्टा लगाने चले आए? बैरागी ने उसे सख्त निगाहों से देखा। गुस्ताखी की माफी के साथ अर्ज करता हूँ जनाब, नौकरी की तो बजानी ही पड़ेगी। फॉर्मेलिटी तो हमें पूरी करनी ही पड़ती है। बहुत खूब। बैरागी के बूढ़े होठों पर व्यंग में डूबी मुस्कान उभरी। चापलूसी बढ़िया कर लेते हो। मेरे ख्याल से आप उन हजरात का नाम जरूर जानना चाहेंगे जिन्होंने आपकी शान में गुस्ताखी करने की जरूरत की है। भुजंग बड़ी चालाकी से अपनी मतलब की बात पर आया। जाहिर है कि वह कोई मामूली आदमी तो नहीं होगा। अगर कोई सड़क छाप होता तो मैंने उसे थाने से बाहर खदेड़ दिया होता। हुजूर, कंप्लेंट दर्ज करना तो बहुत दूर की बात। क्या नाम है उसका? बलदेव राज भाटिया, भुजंग ने सहज स्वर में बता दिया। बैरागी ने चौंक कर अपना सिर उठाया। उसकी कौड़ियों सी आंखें सिकुड़ कर गोल हो गईं। आपने हजरात को जानते हैं ना? बैरागी के चेहरे को बड़ी बारीकी से रीड कर रहे भुजंग ने पूछा। ये तुमसे किसने कहा इंस्पेक्टर? बैरागी बोला। यानी नहीं जानते? मैंने ये भी नहीं कहा। यानी जानते हैं? बैरागी ने उसे बहुत ही सख्त निगाहों से देखा। दोनों ही बातें कैसे हो सकती हैं हुजूर आला? उसने घूरने की रत्ती भर भी परवाह किए बगैर भुजंग ने पूछा। उस भाटिये ने भुजंग पालेकर के सवाल को घोंटता हुआ बैरागी बोला। मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाया है? इल्ज़ाम तो बहुत गंभीर है जनाब। उसने आप पर कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया है। दफ़ा 307। जीवन में कभी हैरानी तक जाहिर न करने वाले बैरागी बुरी तरीके से चौंका, फिर एकाएक भड़क कर बोला। क्या बकते हो ऑफिसर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं भला किसी की कत्ल की कोशिश क्यों करने लगा? किसी के नहीं, भुजंग ने शिष्ट अंदाज में बताया। बलदेव राज भाटिया की कत्ल की। खुद उसका कहना है कि परसों रात आपने उसे कत्ल करवाने की कोशिश की थी। कोशिश?
जी जनाब, कत्ल करवाने की कोशिश, किसी पेशेवर अपराधी को उसके कत्ल की सुपारी देकर कत्ल करवाने की कोशिश। किसी पेशेवर किलर को मैंने भाटिया की कत्ल की सुपारी दी थी। वह पुलिस कस्टडी में है, लेकिन घबराए नहीं, अभी उसने अपने मुंह से आपका नाम नहीं लिया। भुजंग ने अभी शब्द पर खास जोर दिया और अपनी पैनी नजरों से बैरागी के चेहरे पर गड़ा दी। अभी नहीं लिया। बैरागी उसकी आंखों में देखता हुआ एक एक शब्द चबाकर बोला, यानी बाद में कभी ले सकता है, बल्कि लेने वाला है। सहसा उसकी सुर्ख आंखों में लहू के कतरे तैरने लगे। क्यों इंस्पेक्टर, तुम यही कहना चाहते हो ना? आप कैसी बात कर रहे हैं बुजुर्गवार? भुजंग की आवाज में ऐसा पुट आ गया जैसे वो फरियाद कर रहा हो। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो वो आपका नाम भला कैसे ले सकता है? इस सवाल का जवाब तुम्हें बेहतर मालूम होगा इंस्पेक्टर। वैसे अपनी गैरत का सौदा तुमने कितने लाख में किया है? जनाब, आप मुझ पर बहुत ही बेजा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भुजंग की भृगुटी सहसा तन गई। याद रखिए, दुनिया में हर चीज़ बिक सकती है, मगर भुजंग पालेकर का ईमान नहीं बिक सकता। उसकी गैरत और ये वर्दी नहीं बिक सकती। अगर तुम बिके हुए नहीं हो तो भाटिया की इस कंप्लेंट की तफ्तीश तुमने भाटिया से ही शुरू क्यों नहीं की? उससे क्यों नहीं पूछा कि मैं क्यों उसको कत्ल की सुपारी देता फिरूंगा? आखिर मेरी उससे क्या अदावत है? जाहिर है बेवजह तो मैं उसको कत्ल नहीं करने लगूंगा, लेकिन उस नामुराद शख्स से ये सवाल पूछने की बजाय तुम मेरे पास दौड़े चले आए। ऐसा तुमने क्यों किया इंस्पेक्टर? क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे जनाब कि मैंने हजरत से कुरेद कर वो सभी सवाल किए जिनका बार बार अभी आपने ज़रा नाराज़गी भरे लफ्ज़ों में किया? क्या बताया उसने? कहने लगा, बहुत पुरानी अदावत है। पुरानी अदावत? बैरागी के मस्तिष्क पर बल पड़ गए। तब की जबकि आप दिल्ली के आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करते थे। एक पल रुक कर वो पुनः बोला, करीब 28 साल पहले। क्या आपकी कोई बेटी हुआ करती थी जिसने बाद में खुदकुशी कर ली थी? शायद सामिया नाम था उसका। कहने के साथ उसने बैरागी के चेहरे पर अपनी निगाहें गड़ा दी। सामिया? बैरागी का दिल बहुत जोर से लर्जा। सामिया के बारे में तुम्हें किसने बताया इंस्पेक्टर? जाहिर है भाटिया साहब ने ही बताया होगा। उन हजरात का कहना है कि भुजंग पालेकर गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता चला गया। उन दिनों वह भी आपके आर्ट कॉलेज में एक स्टूडेंट हुआ करती थी और सामिया भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। बाद में पता नहीं क्या हुआ कि सामिया ने जब एकाएक खुदकुशी कर ली तो आपने सामिया की मौत का जिम्मेदार भाटिया को ही ठहरा दिया, और आप आज भी ऐसा ही मानते हैं। तो ये वजह बताई उस हरामजादे ने अदावत की। बैरागी जैसे गंभीर इंसान भी अपना आपा खो बैठा था। क्या ये सच नहीं है बंदा परवर? भुजंग ने निरंतर उसके चेहरे पर अपनी तीखी नजरें गड़ाए हुए पूछा। नहीं, ये सच नहीं है इंस्पेक्टर। क्या सामिया आपकी बेटी नहीं थी? सामिया मेरी बेटी ही थी। क्या वो खुदकुशी करके नहीं मरी थी? मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की थी इंस्पेक्टर। बैरागी का गला भर गया। वो एकाएक पता नहीं कहाँ लापता हो गई थी। उसने खुदकुशी नहीं की थी। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसकी लाश आज तक पुलिस बरामद नहीं कर सकी, जबकि अगर वो खुदकुशी करती तो कम से कम उसकी लाश तो ज़रूर ही बरामद होती। लाश नहीं तो उसकी खुदकुशी का कोई सबूत मिला होता, जो आज तक नहीं मिला है। क्या पता ऐसा सबूत किसी को मिला हो, मगर उसने पुलिस या आपको या किसी को भी बताना ज़रूरी ना समझा हो। क्यों नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है इंस्पेक्टर, जब मेरी बेटी की खुदकुशी का कोई भी सबूत किसी के पास नहीं है तो फिर उस भाटिया ने उसकी खुदकुशी करके मरने का दावा कर दिया, और जब मेरी बेटी ने खुदकुशी ही नहीं की तो मैं भाटिया को उसका जिम्मेदार कैसे समझने लगूंगा? मैंने भी उससे यही सवाल पूछा था। कौन सा? बैरागी ने सुलगती निगाहों से भुजंग को देखा। आपकी बेटी की खुदकुशी के मामले वाला। वो कहने लगा कि मेरी जो समझ में आया मैंने बता दिया, आगे का काम तुम्हारा है। क्या कैसे होगा जाकर तफ्तीश करो। कहने का मतलब ये है कि वो हर हालत में मुझ पर कत्ल की कोशिश वाला इल्ज़ाम थोपने पर तुला हुआ है। उसके चाहने से क्या होता है जनाब? कानून और कानून के रखवाले कोई अंधे या नासमझ थोड़ी ही हैं। तुमने भाटिया से ये नहीं पूछा था कि मेरी बेटी ने खुदकुशी क्यों की थी? तुमने कोई वजह नहीं पूछी थी उसके खुदकुशी करने वाले इस वाहियात और बेबुनियाद इल्ज़ाम की?
इतना ज़रूरी सवाल पूछना भला मैं कैसे भूल सकता था। क्या बताया उसे? बैरागी ने अपलक उसे देखते हुए पूछा। आप शायद सुन नहीं सकेंगे। मुझ में बर्दाश्त करने की बहुत कुव्वत है इंस्पेक्टर, तुम बताओ तो सही, उसने इस बारे में क्या अनर्गल प्रलाप किया था? आप क्यों जानना चाहते हैं? ताकि अपने ऊपर इतना घिनौना, इतना बेबुनियाद और इतना झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले नामुराद शख्स को कोर्ट में घसीट सकूं, उस पर मानहानि का दावा कर सकूं। उसने इस बारे में सामिया के कैरेक्टर की तरफ उंगली उठाई थी। भुजंग बराबर बैरागी के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बोला, कैरेक्टर? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ जनाब, शॉर्टकट में भाटिया साहब। भाटिया साहब का मतलब ये था कि वो फिर हिचकिचाया। आपकी बेटी का कैरेक्टर ठीक नहीं था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी इसलिए। ये भाटिया तो उससे भी कई गुना ज़्यादा कमीना आदमी निकला जितना मैंने उसे समझता था। बैरागी के जबड़े कस गए, आंखों में खून उतर आया। उसने भुजंग की तरफ देखा। तुमने उसे बताया नहीं कि खराब कैरेक्टर की लड़की प्रेग्नेंट होने पर खुदकुशी नहीं करती? वो तो अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट ही नहीं होती। बराबर बताया था, लेकिन उन्हें मेरी बहुत कम बातों से इत्तेफाक हुआ था। और आप समझ सकते हैं जनाब कि भाटिया साहब जैसे पहुंचे हुए संतों को खफा करने की गुस्ताखी करके हम जैसे मामूली पुलिसिए दिल्ली जैसे शहर में तो हरगिज नहीं रह पाएंगे। तो अब तुम क्या करोगे इंस्पेक्टर? जाहिर है उस भद्र पुरुष को तलाश करूंगा जिसने उस प्रोफेशनल किलर को भाटिया साहब के कत्ल की सुपारी दी थी। तुम्हारा वो भद्र पुरुष तो भाटिया मुझे ही बताता है। उसके बताने से क्या होता है? सबूत भी तो होना चाहिए। एक नेक राय दूं इंस्पेक्टर? वेलकम, मोस्ट वेलकम। भाटिया पर कोई हमला नहीं हुआ है, किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की है। उसने केवल मुझे फंसाने के लिए ही। भुजंग पहले ही जोर जोर से इनकार में गर्दन हिलाने लगा था। क्या मतलब? बैरागी ने पूछा। जनाब, भाटिया साहब पर हमला तो बराबर हुआ है, मैं इस बात की पक्की तस्दीक कर चुका हूँ। उसने ज़रूर पुलिस को गुमराह किया होगा, जानबूझकर ऐसे सबूत प्लाट किए होंगे जो उसके ऊपर होने वाले किसी ऐसे जानलेवा हमले की तस्दीक करते हों जो कि असल में कभी हुआ ही नहीं। अगर मुझे एक भी ऐसा सबूत मिल गया जनाब जो भाटिया साहब को गुनहगार साबित करता हो तो भाटिया साहब का हाथ होगा और भुजंग पालेकर इससे जोरबाग की हथकड़ी होगी। और ये सबूत कैसे मिलेगा? जाहिर है कि मैं तलाश करूंगा। क्या कर तलाश करूं? मेरे यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अचानक बैरागी का लहजा शुष्क हो गया था। इस बार भुजंग का लहजा भी शुष्क था। अगर आपका इतना वक्त न लिया होता तो मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुंच पाता जनाब? किस नतीजे पर पहुंचे? बैरागी के मस्तक पर बल पड़ गए। बहुत साफ सुथरी बात है जनाब, भुजंग चिकने चुपड़े स्वर में बोला। आपके और भाटिया साहब के दरमियान कोई ना कोई बात है जो फांस बनी हुई है। ऐसी फांस जिसने आप दोनों के बीच नफरत और अदावत के बीज बो रखे हैं। और मेरा दावा है कि वो बात शर्तिया आप दोनों के अतीत से, आपकी बेटी सामिया की गुमशुदगी से, जिससे कि आज इतने सालों के बाद कानूनन मौत करार दिया जा चुका है, उसी से ताल्लुक़ रखती है। मगर क्या ऑफिसर? जिसे आप पुलिस से और दुनिया से छिपा रहे हैं, जिसे भाटिया साहब भी छिपाना चाहते हैं। लेकिन सहसा भुजंग की आंखों में सख्ती के भाव उभरे। आप दोनों ही यह बात भूल रहे हैं कि भुजंग पालेकर उस पुलिसिये का नाम है जो तफ्तीश पर आमादा होता है तो बात की जड़ों को पाताल तक से ढूंढकर खोद निकालता है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भुजंग कई पलों तक बैरागी की आंखों में झांकता रहा, उन आंखों की गहराइयों में कुछ तलाश करने की कोशिश करता रहा। अब यहाँ से टलने का क्या लोगे? बैरागी ने उसे अपनी आंखों में झांकने से रोकने के लिए कहा था। बचे खुचे सवालों के जवाब भुजंग कुटिलता से बोला। अभी भी कुछ बचा है हुजूर आला? पिछले दिनों अखबार में आपके संन्यास लेने की खबर बड़ी जोर शोर से छपी थी, जिससे बाद में आपने अफवाह और कोरी बकवास करार दे दिया था। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि आपके खंडन के बावजूद लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ है कि आप संन्यास नहीं ले रहे हैं। इसमें क्या कर सकता हूँ? उसके सवाल पर जरा भी ध्यान दिए बगैर भुजंग कहता चला गया।
इसलिए आपका 2500 तस्वीर बनाने का अहद लेने वाला लक्ष्य पूरा होने से पहले ही राजधानी के कुछ संभ्रांत लोग अपनी अपनी तस्वीरें बनवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। सवाल ये उठता है इंस्पेक्टर कि लोगों के यहाँ आने से तुम्हें क्या एतराज़ है, कानून को क्यों एतराज़ है? अभी पता चल जाएगा, भुजंग बड़े बेसब्रे से बोला। इनफैक्ट क्या ये सच है बुजुर्गवार कि ऐसे अब तक 5 संभ्रांत लोगों की ऑफर आप कबूल भी कर चुके हैं? अब बैरागी चौंका। वो सख्त हैरानी से पलके फड़फड़ाता हुआ बोला, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? जोरबाग थाने का एसएचओ होता हूँ हुजूर आला, भुजंग बड़ी शान से बोला। कोई घसियारा नहीं हूँ, ऐसी जानकारियाँ खोज निकालने की ही सरकार मुझे तनख्वाह देती है। आप केवल ये बताएं कि मेरी जानकारी दुरुस्त है या गलत। 16 आने दुरुस्त है बरखुरदार, बैरागी ने कहा, और मुझे तुम्हारी इस जानकारी पर हैरानी भी है। और जिन 5 लोगों से बहुत मोटी रकम के एवज में आपने उनकी फरमाइश कबूल की है, भुजंग ने आगे पूछा, क्या उनके नाम कर्णपाल, रूपम दास, अजय राज और संजय? और शुरुआत के जो 3 नाम तुमने लिए, बैरागी उसकी बात काट कर बोला, वे सही हैं। और संजय भाटिया का नाम सही नहीं है। भुजंग की पैनी नजरें पुनः उसके चेहरे पर जा टिकी। इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। और कौन बताएगा? मेरा असिस्टेंट राजेश खन्ना। बाकी उन दोनों लोगों जिनके नाम तुमने संजय भाटिया और 5वां नाम अभी मैंने बताया नहीं है। हाँ, बहरहाल वो जो भी है, उसका ऑर्डर और एडवांस राजेश ने ही लिया था। मैं तो उन दोनों से मिला भी नहीं हूँ। कर्ण, रूपम और अजय आपसे रूबरू मिले? मेरी बात का मतलब यही हुआ। बिना आपकी इजाज़त के आपके असिस्टेंट ने बाकी 2 तस्वीरों का ऑफर कैसे कबूल कर लिया? इतनी अथॉरिटी मैंने उसे दे रखी है, और फिर वे लोग मुझे अपनी तस्वीर बनाने की मुँह मांगी कीमत देने को तैयार थे। भुजंग का एक और टेढ़ा सवाल, जनाब, क्या आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वे दोनों हजरत कौन हैं? मुझे आम खाते वक्त पेड़ गिनने की आदत नहीं है, बैरागी ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अपना फेस ट्रिप देने जब वो दोनों आएंगे तो उनकी दीदार भी कर लूंगा। भुजंग ने एक बार फिर बड़ी सख्ती से इनकार में गर्दन हिलाई। मतलब? बैरागी के नेत्र सिकुड़े। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि 5वें हजरत किसी भी सूरत में आपके पास आकर अपने दीदार नहीं कराएंगे। दावे की वजह? जनाब, आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता ही देता हूँ कि जिन 5वें हजरात की तस्वीर बनाने का आपको असिस्टेंट ने एडवांस ले चुका है, उसका नाम बलदेव राज भाटिया है। बैरागी भौचक्का सा होकर उसका मुंह देखने लगा। है ना कितनी अजीब गोरख धंधा। भुजंग पालेकर को उसे नर्वस करने में काफी मजा आ रहा था। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, बैरागी ने कहा। कौन सी बात पर? भुजंग की भवें उठी। भाटिया वाली, और इस बात पर कि उसने मुझसे अपनी तस्वीर बनाने के लिए मेरे असिस्टेंट को ऑर्डर दिया है। आपके असिस्टेंट को यह ऑर्डर देने वाला भाटिया साहब का बेटा संजय भाटिया है। उसी ने आपके असिस्टेंट को अपने बाप का एक पीसी साइज का फोटोग्राफ भी दिया है। कुछ सोचते हुए एकाएक बैरागी की आंखों में चमक आ गई। इंस्पेक्टर, वो भुजंग से बोला, क्या यही एक बात साबित नहीं कर देती कि मेरे और भाटिया के बीच में वैसी कोई रंजिश या बात नहीं है जो तुम सोच बैठे हो? वह कैसे? अभी तुम्ही ने बताया कि भाटिया के बेटे संजय ने मेरे असिस्टेंट को अपना और अपने बाप का पोर्ट्रेट बनवाने का ऑर्डर दिया है। जी हाँ, मैंने ही बताया है। सोचने वाली बात है इंस्पेक्टर, अगर भाटिया के साथ मेरी कोई अदावत होती तो क्या यह बात उसके इकलौते बेटे से छिपी होती? अगर नहीं तो क्या वो मेरे पास अपनी और अपने बाप की तस्वीर बनवाने के लिए आया होता? इसीलिए तो मैंने इस झमेले को गोरख धंधा का। भुजंग पहली बार मुस्कुराया था। बहरहाल, भाटिया और उसके बेटे की तस्वीरें बनाने की बात उठाकर जो कुछ मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, उस पर आपने न केवल बड़ी सफाई से पानी फेर दिया, बल्कि उसी बात को बड़ी खूबसूरती से घुमाकर अपने हक में इस्तेमाल कर लिया है। पर मेरा नाम भी भुजंग पालेकर है जनाब, कोई मजाक नहीं। जोरबाग थाने का एसएचओ होता हूँ। मैं कब और कहाँ कौन सा करिश्मा कर बैठूं, यह बात खुद मुझे भी मालूम नहीं होती। तुम्हें कुछ और पूछना है? आखिरी सवाल।
जल्दी पूछो। अपने असिस्टेंट की मार्फत अनजाने में भाटिया साहब की तस्वीर बनाने का एडवांस ले चुकने के बाद अब जबकि आप पर हकीकत जाहिर हो चुकी है तो आप उसकी तस्वीर बनाएंगे या भाटिया साहब का एडवांस वापस लौटा देंगे? ऐसा कहीं होता है इस दुनिया में? कैसा नहीं होता। मेरे यहाँ किसी का एडवांस वापस नहीं किया जाता। मतलब? भुजंग ने कहा। आप बलदेव राज भाटिया की तस्वीर बनाने का अपना प्रोग्राम मुलतवी नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं उठता इंस्पेक्टर, बैरागी ने मजबूती के साथ कहा। पेशा कोई भी हो, उसके अपने कुछ उसूल होते हैं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन अपने उसूलों से दगा नहीं कर सकता। भुजंग कुछ पलों तक खाली खाली आंखों से बैरागी को घूरता रहा, फिर बोला, एक सवाल और। वह भी पूछो, बैरागी बड़ी सहजता से बोला। पता नहीं बैरागी ने क्या सोचकर पूछा, क्या आपने इन पांचों में से किसी की तस्वीर पर काम करना शुरू कर दिया है? ऑफ कोर्स। किसकी तस्वीर आप पहले बना रहे हैं? जिसका ऑर्डर और एडवांस पहले आया, यानी करणपाल बंधुओं की। केवल करणपाल की एक बार में एक तस्वीर बनाई जा सकती है ऑफिसर, तीन तस्वीरें नहीं। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं जनाब, तो करणपाल के बाद आप रूपम दास या अजय पाल में से किसी की तस्वीर बनाएंगे और उसके बाद भाटिया के वंशजों की। बैरागी ने उसे गौर से देखते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो मुझे बताओ, मैं अपने प्रोग्राम में तब्दीली कर देता हूँ। कैसी बात करते हैं जनाब, भुजंग ने खीसें निपोरी। मुझे भला क्यों एतराज होने लगा? भुजंग पालेकर को एतराज क्यों होने लगा? मैंने तो केवल अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछा। अच्छा, एकाएक वो सोफे से उठकर खड़ा हो गया। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। बैरागी ने बड़े ही निर्लिप्त भाव से अपना सर हिलाया। भुजंग ने सेंटर टेबल पर रखा अपना रूलर और कैप उठाया तथा कीमती कालीन को रोकता हुआ सब बाहर निकल गया। भुजंग के जाते ही बैरागी के चेहरे के भाव बड़ी तेजी से बदले। कोई सोच थी जो हथौड़े की चोट की तरह उसके दिमाग में दस्तक देती चली गई। वो शून्य में देखता बड़बड़ाया, तू वाकई सयाना जीव है इंस्पेक्टर भुजंग, लेकिन बैरागी के सामने अभी तू बिल्कुल बच्चा है। ऐसा बच्चा जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे। दूध मुँहा बच्चा है ना, इसलिए उछल कूद तो जरूरी ही मचाएगा। मचा ले बेटा, मेरी तरफ से तेरी 100 खताएं माफ। आमीन। उसने ठीक किसी मौलाना की तरह नमाज अदा करने वाले अंदाज में अपने दोनों हाथ ऊपर को उठा दिए। की तैयारी में सजीली छबीली गुड़िया बनी चांदनी अपने मेकअप रूम से जैसे ही बाहर निकली, डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर पड़े पर्दे की ओट से निकलकर ठीक किसी जिन की तरह कामदेव उसके सामने आ खड़ा हुआ। पहले तो चांदनी हक बकाई और फिर अपने भाई को पहचानते ही मारे खुशी के उसके मुंह से किलकारी सी निकल गई। वो विस्मित भाव से चीख पड़ी, भैया। अगले ही पल दौड़कर हठात अपने भाई से जाल पड़ी और उसके चेहरे को बेतहाशा चूमती चली गई। कामदेव ने उसने अपने बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। अपने लिए बहन की दीवानगी देखकर उसका मन गदगद हो गया। माथा चूमकर उसने बड़ी मुश्किल से उसे खुद से अलग किया। मैंने तो सोचा था कि परदेश जाकर बहन को बिल्कुल ही भूल गए होगे। बातों की शुरुआत शिकवे से हुई। अब पता चला कि मैं गलत थी। मेरा राजा भैया मुझे कभी नहीं भूल सकता। पगली। कामदेव मंद मंद मुस्कुराया। ऐसी बहना को भुला देने वाले से बढ़कर अभागा भाई दुनिया में दूसरा कौन होगा? मुझे मक्खन तो नहीं लगा रहे हो भैया? चांदनी ने भाव में मटका कर पूछा। सच कह रहे हो ना? इतनी बड़ी हो गई मगर अभी तक बचपना नहीं गया। कितनी भी बड़ी हो जाऊं तुमसे तो छोटी ही रहूंगी ना भैया। यह तो बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे जा कहाँ रही थी? कौन? अरे भाई, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। मेरे सामने आने से पहले तू कहीं जाने के लिए निकल रही थी। अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं, मगर कहीं जा भी रही होंगी तो अब कैंसिल। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा भैया जो आ गया है। कहने के साथ उसने कंधे पर लटका वैनिटी बैग एक तरफ फेंका। अरे हो सकता है तुम्हारा कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो। सारे ज़रूरी काम ठंडे बस्ते में। अब मैं कहीं नहीं जा रही। तुम ज़बरदस्ती मुझे भगाने पर क्यों तुले हो? मैं तुझे भगाने पर तुला हूँ।
कामदेव ने आंखें निकाली। और नहीं तो क्या? और अभी तक तुमने यह भी नहीं बताया कि यूं खड़े पैर दिल्ली आने का प्रोग्राम कैसे बन गया? कोई खबर नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, वरना क्या मैं तुम्हें रिसीव करने नहीं आती? मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था। असली बात गोल कर गए। उसने आंखें तरेरी। मैंने पूछा था अचानक दिल्ली कैसे आना हो गया? अरे तू कैसी कलयुगी बहन है? कामदेव ने असली सवाल फिर गोल किया। भाई इतनी दूर से इतने दिनों बाद घर आया है और तूने अभी तक उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा, कोई चाय पानी भी नहीं पूछा, दरवाजे पर खड़ा करके झगड़ा करना शुरू कर दिया। तुम इस घर में कोई मेहमान बनकर नहीं आए हो। चुपचाप अंदर आ जाओ और जाकर सोफे पर फैल जाओ, समझे? समझ गया मेरे आका, अच्छी तरह समझ गया। वैसे मुझे पता है तुम क्यों आए हो। चांदनी एकाएक बोली। क्या क्यों आया हूँ? अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा चुका कामदेव ठिठक कर अपनी बहन के सुंदर चेहरे को देखने लगा। तुम अलका के बुलावे पर आए हो। ज़रूर तुम्हें उसके बर्थडे का इनविटेशन मिला होगा। कहो कि मैं गलत कह रही हूँ? तू बिल्कुल सच कह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बहन से मिलने का तो केवल बहाना है, असल में तुम्हें महबूबा के घर जाना है। तू शायरी करना कब से सीख गई छुटकी? फिर लगे बात को घुमाने। अरे मेरी अम्मा, कामदेव ने झुंझला कर उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। तो पहले मुझे फ्रेश हो लेने दे, उसके बाद जितना मर्जी आए झगड़ लेना। झगड़ूंगी तो तब जब झगड़ने का मौका मिलेगा। क्यों? मौके को क्या होने वाला है? उसने उसी अंदाज में कहा। अपनी महबूबा की बर्थडे पार्टी निपटते ही तुम फिर वापस चले जाओगे। अरे मैं कहाँ वापस चला जाऊँगा? वहीं जहाँ से आए हो, अपने फेवरेट मवालियों की नगरी। तेरा मतलब मुंबई से है? इंडिया में एक ही तो मवालियों की नगरी है। अब मैं समझा कि तू मेरे साथ रहने मुंबई क्यों नहीं आती। वहाँ के बारे में तेरे इतने नेक ख्यालात जो हैं। मुंबई जाए मेरी जूती, चांदनी तमक कर बोली। अच्छा तू अपनी जूती को भी मत भेज और इस बात के लिए भी हलकान मत हो कि मैं कल अलका की बर्थडे पार्टी से फारिग होते ही मुंबई वापस चला जाऊंगा। यदि नहीं जाओगे? उसका चेहरा दमकने लगा। अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा क्या? वाह! चांदनी ने खुशी से उछलकर इतना तेज नारा लगाया कि कामदेव हड़बड़ा कर 2 कदम पीछे हट गया। चांदनी आंखें बढ़कर एक बार फिर उससे लिपट गई। कामदेव ने बहन को कसकर अपने सीने में भींच लिया। अब मुझे फ्रेश होने दे छुटकी। वह उसे अपनी बाहों से आज़ाद करता हुआ बोला, और उसके बाद आराम से बैठकर बात करेंगे। ओके ब्रदर, मेरा सामान बाहर वाले कमरे में रखा है, उससे मंगा लेना। ठीक है, लेकिन बाथरूम से ज़रा जल्दी निकलना, मैं ज़्यादा देर तक अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी। उसकी बेताबी देखकर कामदेव का मन एक बार फिर गदगद हो उठा। उसने चांदनी का गाल थपथपाया और बाथरूम में घुस गया। चांदनी टकटके लगाकर उसे जाता देखती रही। कुछ देर बाद जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसके चेहरे की रंगत तुरंत बदल गई। कुछ एक क्षण यूं ही अपनी जगह पर यूं ही खड़ी रही, फिर एक झटके से पलटी और उसके हाव भाव में एकाएक ज़बरदस्त तब्दीली आ गई थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई एक कोने में रखे टेलीफोन के पास पहुंची और रिसीवर कान से सटा कर कोई नंबर डायल करने लगी। उसे 10 डिजिट पुश करने पड़े थे। इसी से जाहिर था कि नंबर किसी की मोबाइल का है। क्या चंदा? लाइन मिलते ही एक चूड़ियों से खनखनाती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तू हमेशा गलत वक्त पर फ़ोन लगाती है। मेरी बात गौर से सुन रही तू? अपने आजू बाजू देखती चांदनी लगभग फुसफुसाने के अंदाज में बोली। भैया आ गए हैं। गुड। दूसरी तरफ से उभरने वाली आवाज़ में एक भेद भरी खुशी झलकी। वेरी गुड। ऐसी की तैसी तुम्हारे वेरी गुड की। चांदनी भड़की। यहाँ मेरी हालत ख़राब हुई जा रही है और तुम कह रही है कि? अरे ओ मूढ़मती, खनकती आवाज़ ने उसकी बात काट कर कहा। अपनी ये खराब हालत कहीं तू अपने भाई पर तो जाहिर नहीं कर बैठी? सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अभी तक तो सब कुछ ठीक है ठाक है, मगर क्या? लगातार भैया के रुकने का लंबा प्लान बना कर आए हैं। तो क्या तूने क्या समझा था कि वो तुरंत मुंबई लौट जाएगा? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रितु। तू बेवकूफ़ है चंदा। इसमें समझ में आने वाली क्या बात? तेरे भाई की हर हालत में लंबा प्रोग्राम बनाकर ही तो
दिल्ली आना था, मैंने तो तुझे सब कुछ बता दिया था ना। मगर और ये भी मत भूल कि कामदेव अपनी मर्जी से दिल्ली नहीं आया है, उसे यहाँ बुलाया गया है। फिर भी ऋतु, मुझे बहुत डर लग रहा है, बेवजह। तू जानती है मेरा डर बेवजह नहीं है। अपने भैया को बहुत करीब से जानती हूँ। गुस्सा उसकी नाक पर रखा रहता है। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। मुझ पर भरोसा कर। मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा या खुद पर से यकीन उठ चुका है? मेरी परेशानी समझने की कोशिश कर रही तू। वो सचमुच डरी सी नज़र आ रही थी। भैया अलका से प्यार करते हैं तो? जबकि अलका चांदनी पल भर के लिए रुकी, फिर बोली, अजय से प्यार करती है? कूड़ मगज। अलका को दुनिया में अगर किसी शख्स से सबसे ज़्यादा नफरत है तो वो अजय ही है। मैं जानती हूँ, लेकिन मौजूदा हालात में तो फिक्र मत कर। पार्टी में ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा होगी, जिनमें से कई तो अलका की बेहद करीबी होंगे। बात समझने की कोशिश कर रही तू। यही सोचकर तो मैं कांप जाती हूँ कि अगर भैया की मौजूदगी में अजय राज। मैंने कहा ना, पार्टी की भीड़ में कामदेव कभी नहीं जान पाएगा कि अजय और अलका के बीच में क्या रिश्ता है। और फिर तू इतनी घबरा क्यों रही है? मैं भी तो कल वहीं पर मौजूद रहूँगी। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई भी तो मैं उसे संभाल लूँगी। लेकिन आशंका तो है, रिस्क तो है ऋतु। उतना नहीं है जितना तो सोच कर अपना दिमाग खराब कर रही है। मेरी बात गांठ बांध ले चंदा। अलका वो लड़की हरगिज़ नहीं है जिसे तेरा भाई प्यार करता है। ये तू क्या कर रही है ऋतु? चांदनी मारे हैरत के चीख पड़ी। वही जो असलियत है, सच्चाई है। जानती है ऋतु, अगर अलका को इस बात का एहसास हो गया तो वो बेचारी एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएगी। तू नहीं बताएगी तो उसे भला कैसे पता चलेगा? फिर कल पार्टी में कामदेव को देखकर वो तो यही समझेगी कि वो उसी की खातिर मुंबई से दौड़ा चला आया है। लेकिन अगर अलका पर हकीकत खुल गई, ऐसा वक्त आने से पहले ही वो उसका दीवाना हो चुका होगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। याद रख चंदा, तेरा भैया अलका के लिए ही दुनिया में आया है। उन्हें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। जी चाहता है तेरा मुंह चूम लूँ ऋतु। सामने आऊँ तो अपनी हसरत भी पूरी कर लेना। अभी केवल वो बता जो मैं पूछ रही हूँ। वह तो बता रही हूँ। अपनी महबूबा के बारे में कुछ बता। संजू के बारे में? उसके बारे में क्या बताऊँ? वह बैरागी के पास गया या अभी बहाने ही बना रहा है? हो आया, लेकिन उसे अकेले ही वहाँ जाना पड़ा। उसके डैडी किसी भी सूरत में वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। मजबूरन उसे अपने डैडी का फोटोग्राफ बैरागी को देना पड़ा। मुझे मालूम था भाटिया वहाँ कभी नहीं जाएगा। उभरने वाले ऋतु के स्वर में अजीब सा भाव आ गया। मालूम था, फिर भी तू नहीं समझी चंदा। वैसे अलका ने भी अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम दिया है। मतलब रॉक एंड रोल के तीनों पार्टनर बैरागी के पास हो आए हैं और मुंह मांगी कीमत पर अपना पोर्ट्रेट भी तैयार कराने हैं। यह तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ और भी है। वह क्या? अजय राज के साथ उसके दोनों बड़े भाई भी कल अलका की बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं। मार्वलस। चांदी के मुंह से शब्द खुद ब खुद निकलते चले गए। यानी मिशन सक्सेसफुल। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अपने संजू को कल की पार्टी में लाने में कामयाब होती है या नहीं। संजू आ रहा है, उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। थोड़ी देर पहले ही फ़ोन पर मेरी उससे बात हुई थी और मैं उसी के बुलाने पर जा रही थी। फिर एकाएक भैया आ पहुँचे। और क्या? जाने दे ऋतु, तू शायद मुझसे कुछ कहना चाहती है। कहना तो चाहती हूँ। अचानक चांदनी का स्वर कुछ बुझ सा गया। लेकिन जानती हूँ कि तू सुनेगी नहीं। तो फिर अपना और मेरा टाइम क्यों बर्बाद करना चाहती है ऋतु? चांदनी उसे समझाने वाले भाव से बोली। संजू बहुत अच्छा लड़का है। वह तभी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। चांदनी ने बड़े ही नर्वस भाव से अपनी गर्दन को खम किया। उसने रिसीवर इतनी तेज़ी से क्रेडिल पर पटका कि वो शहीद होने से बाल बाल ही बचा था। अब उसने बाथरूम की तरफ ध्यान दिया। वहाँ से शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। उसने अपनी छाती पर हथेली टिकाकर सुकून की एक लंबी सांस ली, तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई। अलका की विशाल कोठी दुल्हन की मानी सजी हुई थी। ट्यूब्स के दुधिया प्रकाश में नहाई वो जगमगा रही थी। नन्हे बल्बों की झालरों ने दूर तक समा बांध रखा था। कोठी में दाखिल होने के रास्ते पर आयरन गेट से थोड़ा हटकर लान के दोनों तरफ संगमरमर के फव्वारे बने हुए थे।
उनसे फूटने वाली पानी की फव्वारें हरी नीली रोशनियों से नहाने के बाद इंद्रधनुष की सी छटा बिखेर रही थी। लान में एक खूबसूरत पंडाल बना हुआ था। गोल मेज़ों के चारों तरफ सोफे पड़े थे। मेहमानों का आना शुरू हो गया था। कुछ मेहमान सोफों पर टोलियां बनाए बैठे आपसी गपशप में मशगूल थे। वेटर उन्हें ड्रिंक से सर्व कर रहे थे। अलका के पिता कुबेर दत्त भंसाली बढ़ चढ़ कर मेहमानों की अगुवाई कर रहे थे। मिसेस भंसाली भी उनके साथ थी। मेहमानों का जमघट बीतने वाले हर लम्हे के साथ बढ़ता ही जा रहा था। रंग बिरंगे बेशकीमती लिबासों में सजे धजे बुगल युगल जोड़े महफिल की शोभा बनाने चले आ रहे थे। परफ्यूम्स की महक, खनकती आवाज़ें, जवानियों के ठहाके और मधुर संगीत की धुनों का मेला सा लगा था। पंडाल के एक दूसरे सिरे पर एक बड़ी शानदार ग्लास की सेंटर टेबल्स रखी थी। उस पर बहुत बड़ा बर्थडे केक सजा था। अलका पंडाल से अलग कोठी के अंदर अपनी सहेलियों से घिरी सजी संवरी बैठी थी और बहुत सुंदर तथा आकर्षक लग रही थी, जैसे तारों के झुरमुट में चांद। लेकिन ऊपर से देखने में वो जितनी शांत नजर आ रही थी, अंदर से उतनी ही अशांत थी और रह रह कर खौल रही थी। कारण अपनी बेगानों से भरी उस महफिल में जिन लोगों का सबसे पहले आना चाहिए था, उनमें से अभी तक एक भी नहीं आया। खास तौर से चांदनी और रीतू में से। कामदेव के मुंबई से आने की खबर उसे रीतू से मिल चुकी थी। तभी से वह उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब थी, उद्विग्न थी। लेकिन जैसे ही वो एक चेहरा उसके जहन के पटल पर उभरता, वो एकाएक बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठती। वो चेहरा अजय राज का था। अपने मनोभावों को छुपाने के लिए वो सहेलियों की भीड़ में यदा कदा मुस्कुरा कर बतिया लेती थी। एकाएक उसकी माँ निखिला कमरे में दाखिल हुई। अभी तू कितना वक्त और लगाएगी बेटी? वो अलका से बोली। बाहर सभी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कह चुकी हूँ माँ, अलका जिद भरे स्वर में बोली। जब तक चंदा और ऋतु नहीं आ जाती मैं केक नहीं काटूंगी। अरे मगर प्लीज़ मम्मा, उसने फरियाद सी की। जिद मत करो, वे लोग बस आती ही होंगी। तभी पीछे से किसी ने निखिला को आवाज़ दी। निखिला आवाज़ देने वाले को ठहरने का इशारा करने के बाद बोली, ऋतु के मोबाइल पर कांटेक्ट करके मालूम कर। एक बार नहीं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, लगातार कर रही हूँ। दोनों कमबख्तों ने अपने मोबाइल ऑफ कर रखे हैं। इस बार निखिला को किसी और ने आवाज़ दी। भारी चहल पहल के आलम में उनके लिए और बातें कर पाना संभव न हो सका। निखिला वहाँ से चली गई।